हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ और पूछती हूँ कि कैसे हैं आप, और रहना है आपको स्वस्थ, खुश और प्रसन्न। और जब हम स्वस्थ रहते हैं, एकदम मस्त तंदुरुस्त रहते हैं, तो हमारा जो मन है ना, वो भी कार्य करने में एकदम पूरी तरह से लगा रहता है, और उसका जो रिस्पॉन्स है, कार्य करने का जो परिणाम है, जो भी हम कार्य करते हैं उसका परिणाम भी पॉजिटिव आता है। तो इस तरह से आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, अच्छे से अपने खान पान का ध्यान रखना है। तब देखिए आप किस तरह से आप बहुत अच्छे से काम भी करेंगे और परिणाम भी बहुत अच्छा मिलेगा। चलिए तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। मैं लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 का काव्य खंड का पहला चैप्टर शुरू कर चुके हैं हम, और इस वीडियो में हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। विद्यापति के पद हैं, और अब जब विद्यापति जी के पद हमने पढ़ ही लिए हैं तो इसी से संबंधित प्रश्न होंगे। प्रश्न रहेंगे कुछ इस तरह से कि देखिए, पहला प्रश्न आया है, विद्यापति किस भाषा के कवि हैं। यस, वह बहुत 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 ही अच्छा प्रश्न आया है। अब देखते हैं आप क्या जवाब देते हैं। विद्यापति किस भाषा के कवि हैं। पहला मैथिली, दूसरा ब्रजभाषा, तीसरा भोजपुरी, चौथा अवधी। विद्यापति किस भाषा के कवि हैं, बताइए किस भाषा के कवि हैं। अरे भाई, विद्यापति किस भाषा के कवि हैं, और करना पड़ेगा हमें। क्या लग रहा है आपको कि विद्यापति किस भाषा के कवि होंगे। मैथिली, ब्रजभाषा, भोजपुरी या अवधी। किसी ने जवाब दिया? अपने नाम के साथ कमेंट सेक्शन में जल्दी से उत्तर लिख दीजिए, पहले का ए, बी, सी या डी। तो यदि आपको लगता है कि पहले का उत्तर है ए, तो बिल्कुल आप लिख दीजिए, और आपने लिख दिया है तो आपका उत्तर एकदम गया है सही, क्योंकि आपको पता ही है कि विद्यापति जी को मैथिली कोकिल भी कहा जाता है। मैथिल कोकिल, पता है ना आपको, मैथिल कोकिल भी कहा जाता है कवि विद्यापति को। उनके कंठ में इतनी मधुरता थी कि जो उनके आश्रयदाता थे राजा शिव सिंह और उनकी महारानी लखिमा देवी, वो उनसे काफ़ी प्रसन्नचित रहते थे। तो मैथिल कोकिल के नाम से भी विद्यापति जाने जाते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्या बात है। विद्यापति एक महान कवि हैं। किसके? हाँ, महान कवि तो हैं, लेकिन हैं किसके? प्रश्न समझे। जैसे, क्या वे सौंदर्य के कवि हैं, या फिर प्रेम के कवि हैं, या भक्ति के कवि हैं, या उपर्युक्त सभी के हैं। मुख्य रूप से विद्यापति जी के पदों में या उनकी रचनाओं में क्या मिलता है? सौंदर्य, प्रेम, भक्ति, या ये तीनों। क्या उनकी कविताओं में सौंदर्य दिखा आपको, या उनके पदों में प्रेम, श्रृंगार, रस दिखा आपको, या फिर इनके पदों में भक्ति रस या भक्ति की भावना दिखी आपको? यदि इनमें से है कोई एक, तो वो बता दीजिए कि दूसरे का उत्तर पहला, दूसरा, तीसरा, या फिर तीनों ही उपर्युक्त सब। तो यहां पर उपर्युक्त सभी बिल्कुल बहुत सही जवाब है। जिन्होंने डी आंसर दिया है ना कि दूसरे का होगा डी, एकदम किया है आपने हमें खुश। हाँ, बहुत बढ़िया, हम हुए खुश कि आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, क्योंकि विद्यापति सौंदर्य के कवि भी हैं। उनके पदों में सौंदर्य भी मिलता है। जैसे अभी हमने पद पढ़ा था, उसमें नायिका के सौंदर्य का कितना अच्छा बखान किया है, कितना सुंदर बखान किया है। चंद्रमा जैसे उपमान, कमल जैसे उपमानों को भी फीका बता दिया, तो सौंदर्य का वर्णन हुआ। प्रेम पर तो लिखते ही हैं, किस तरह से राधा और कृष्ण के प्रेम को दिखाया कि राधा प्रेम की विरह वेदना में कैसे जल रही हैं, है ना। भक्ति,
भक्ति का भी बताया है उन्होंने कि बहुत सुंदर तरीके से जब ईश या प्रभु की भक्ति की जाती है तो भक्त उसमें किस तरह से समर्पित, तो यहाँ पर आ जाएगा उपयुक्त सभी हैं। इस मतलब विद्यापति जी जो है वो सौंदर्य, प्रेम और भक्ति सबसे संबंधित रचनाएं करते हैं। अगला है दक्षिण पवन किस ऋतु में बहती है, आया था पद में। पहला है ग्रीष्म ऋतु, गर्मी ऋतु में दक्षिण पवन या दक्षिण जो पवन है वो ग्रीष्म ऋतु में बहती है। या फिर दूसरा दिया है ख वसंत ऋतु में बहती है। या फिर तीसरा शिशिर ऋतु में बहती है। या फिर घा हेमंत ऋतु में बहती है। याद कीजिए जरा, मस्तिष्क पर जोर डालिए। बात तो हमने की थी और चर्चा तो आई है। बताइए दक्षिण पवन किस ऋतु में बहती है, ग्रीष्म, वसंत, शिशिर या हेमंत। तो वसंत ऋतु का वर्णन हुआ है, इसी पाठ में हमने पढ़ा था कि दूसरा जो पद है विद्यापति जी का उसमें दक्षिण पवन का जिक्र हुआ है। अगला है चंद्रबदनी राधा किसके विरह में नहीं जीवित रह पाएंगी। चंद्र के समान जिनका शरीर है, और कवि विद्यापति जी ने तो शरीर यहां पर मुख के लिए है ना, चंद्र के समान जिनका मुख है, चंद्रमा भी उनके मुख के समक्ष निस्तेज है। चंद्रमा को भी तुच्छ बता दिया। उपमान है सबसे प्रसिद्ध, युगों युगों से चला आ रहा है चंद्रमा उपमान के रूप में सर्वश्रेष्ठ। लेकिन यहां पर कवि ने चंद्रमा को भी फीका बता दिया नायिका के मुख के समक्ष। तो चंद्रबदनी राधा किसके विरह में जीवित नहीं रह पाएगी। राधा जो है जिसका मुख चंद्रमा के समान है, वो किसके बिछड़ने से जीवित नहीं रह पाएगी। पहला श्री कृष्ण के, दूसरा सखियों के, तीसरा माता पिता के, चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइए तो चंद्रबदनी राधा किसके विरह में जीवित नहीं रह पाएगी, श्री कृष्ण के, सखियों के, माता पिता के, या इनमें से कोई नहीं। श्री कृष्ण के। बहुत बढ़िया भाई। हाँ, हमें पता है कि राधा और कृष्ण का नाम जो है एक साथ लिया जाता था, तो ये आंसर इतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत से बच्चे हो सकता है कंफ्यूज हो रहे हो। नहीं हुए? चलो वेरी गुड। अगला चंद्रबदनी में कौन सा अलंकार है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार मैं आपको अलंकार बता दूं। अलंकार शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। और मुख्य रूप से दो प्रकार के अलंकार, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। ठीक है। शब्द अलंकार को, इसके भी तीन उपभेद हैं। पहला है अनुप्रास, दूसरा है यमक। साथ साथ बोल रहे हैं आप, वेरी गुड, क्या बात है। और तीसरा जल्दी बताओ, श्लेष। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अर्थ अलंकार के 5 भेद, जिनमें से पहला है उपमा, दूसरा है रूपक, तीसरा है उत्प्रेक्षा, या चौथा है मानवीकरण, और पांचवा है, बताइए, पांचवा है अतिशयोक्ति। यस, ठीक है। अब ये इतने आपको अलंकार तो पता होंगे ही होंगे, है ना। देखते हैं कौन सा कलर
दिख सकता है आपके में, ये वाला। ठीक, तो हम इसको इस तरह से कर देते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति। ठीक है। चंद्रबदनी में कौन सा अलंकार है? अब ये आपको पता है ना कि इसमें जो है शब्द अलंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष। अनुप्रास अलंकार वहां होता है जहां वर्ण की आवृत्ति होती है। जिन काव्यों में, जिन पंक्तियों में, काव्य की पंक्तियों में यदि वर्ण की आवृत्ति है, वर्ण मतलब पता है ना, अक्षर, यदि अक्षर के रिपीट होने से सुंदरता आ रही है तो अनुप्रास। जैसे चारु चंद्र की चंचल करने खेल रही थी जलथल में, अरे रघुपति राघव राजा राम, राजा राम राजा राम, तो पहले में चावर्ण, दूसरे में रघुपति में रावण, तो अनुप्रास यमक अलंकार। जहां एक ही शब्द की आवृत्ति हो, जहां एक ही शब्द बार बार आ रहा हो किसी पंक्ति में और उसके अर्थ अलग हो, तो यमक अलंकार। जैसे तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है, शब्द हुआ दो बार रिपीट, कौन सा? बेर, बेर, तीन बेर खाती थी, तो यहां पर बेर है, तीन बार खाती थी और तीन बेर खाती है, अब सिर्फ तीन बेर ही नसीब है, बेर मतलब फल। श्लेष, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, जहां पर एक ही शब्द के कई अर्थ हों। उपमा, जहां तुलना की जाती हो। ठीक है, जैसे राधा चंद्रमा के, राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, समान आ गया, तुलना। रूपक, जहां राधा को चंद्रमुखी ही कह दिया गया हो। ठीक है, चंद्रमुखी, प्रेम धन, जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो, और चरण कमल बंधव हरि राव, जहां पर उपमान और उपमेय अलग अलग ना हो, एक समान हो जाए। उत्प्रेक्षा, जहां कल्पना की जाती है, संभावना की जाती है, जैसे मानो, मनहु, जानो, जनहु, वहां पर होता है उत्प्रेक्षा। मानवीकरण होता है बेटा कि जिन क्रियाओं का प्रयोग मानव पर किया जाता है, लेकिन यदि कविताओं में उन्हीं क्रियाओं का प्रयोग मानव के अलावा प्रकृति पर कहीं भी किया जा रहा हो, मान लो कह दिया जाए कि एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना बांधे मुरैठा शीश पर। अब मुरैठा शीश पर मतलब पगड़ी बांधे अपने सिर पर, तो पगड़ी कौन बांधता है? इंसान, हम लोग। लेकिन कविता में कवि ने चने के फूल कैसे होते हैं? गुलाबी कलर के, और पगड़ी हमेशा हम देखते हैं बाराती कैसी लगाए रहते हैं? गुलाबी कलर की, तो चने के फूल को उसकी पगड़ी कह दिया, तो मानवीकरण। अतिशोक्ति तो भैया यार बस करो, हद हो गई, अति हो गई, कब तक लपेटेंगे, है ना? तो इस तरह से हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, और लंका सिगरी जर गई, गए निशाचर भाग, यहां पर हो जाता है अतिशोक्ति। क्लियर हुआ? अब बताइए चंद्रबदनी में कौन सा अलंकार है? क्या लग रहा है आपको कि चंद्रबदनी में कौन सा अलंकार होगा? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या व्यंजोक्ति? रूपक, क्या बात है, वेरी गुड। इसमें है रूपक, क्योंकि चंद्र बदन, चंद्र के, ऐसा नहीं लिखा है चंद्रमा के समान बदन, वहां चंद्र बदन ही कह दिया है, इसलिए है। वेरी गुड। अगला प्रश्न है, हरि बिनु देह दगध भेले रे। चलो अब इसको हम हटा देते हैं। हरि बिनु देह दगध भेले रे, खाली स्थान दिया है भेल भारी। अब यहां क्या आएगा जो खाली स्थान है? हरि बिनु देह दगध भेले रे, कमल भेल भारी, पुष्प भेल भारी, तरु भेल भारी, क्या आएगा? हरि बिन देह दगध भेल रे, ऐसा क्या कहना चाहते हैं? बताओ, पंक्ति में था ना, क्या कहना चाहते हैं? यहां आ जाएगा कमल। ठीक है, बहुत बढ़िया। लोचन तूल,
खालिस्तान नहीं भय सक, से जग के नहीं जाने, लोचन तूल झालर झामर घंटी, नहे भय सक जे जग नहीं जाने झामर। विद्यापति का जन्म कब हुआ? 1380, 1350, 1450 या 1315? तो विद्यापति जी का जन्म कब हुआ, याद है किसी को? 1380, 1350, 1450 या 1315? 1380, ठीक है। विद्यापति जी के पिताजी का नाम क्या था? पहला दिया है राकेश त्रिपाठी, दूसरा दिया है सुभाष शर्मा, तीसरा दिया है गणपति ठाकुर और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो विद्यापति जी के पिताजी का नाम क्या था? विद्यापति ठाकुर। तो यहां पर ठाकुर कोई दिखाई दे रहे हैं? राकेश त्रिपाठी हैं, सुभाष शर्मा हैं, गणपति ठाकुर। बहुत सही, तो गणपति ठाकुर ही नाम था। अगला है, पदावली किस भाषा में रचित है? जो अभी हमने पढ़े, विद्यापति के पद पढ़े हैं और जो पदावली पढ़ी है उसकी भाषा कौन सी है? कौन सी भाषा है बताइए? पहला दिया है मैथिली, दूसरा दिया है उर्दू, तीसरा दिया है हिंदी और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। क्या है? पदावली किस भाषा में लिखे थे? जल्दी जवाब दे दीजिए। और बिल्कुल जवाब आप दे चुके हैं भाई, मैथिली में है, मैथिली ही है। अगला, विद्यापति किस प्रदेश के हैं? किस प्रदेश के हैं? आपने जब जीवन परिचय सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, तो वहां पर लिखा था कि इनका जन्म स्थान यहां हुआ। तो कहां? पहला दिया है आंध्र प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा मिथिला, चौथा इनमें से कोई नहीं। मिथिला। अगला, विद्यापति ने रूप नारायण किसे कहा है? रूप नारायण और लक्ष्मिन, लक्ष्मी आया था, याद आया? उनके पदों में लिखा था रूप नारायण, नारायण के समान उन्होंने कहा था किसी को, और साथ ही साथ लक्ष्मी के समान भी उन्होंने किसी को कहा था। राजा शिव सिंह को क्या उन्होंने रूप नारायण राजा शिव सिंह को कहा था, या फिर राजा वीर सिंह को कहा था, या फिर राजा हरि सिंह को कहा था, या इनमें से कोई नहीं? किसको कहा था? कौन थे विद्यापति के आश्रयदाता? हमने बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ा था कि वे उनके आश्रयदाता, जो आश्रयदाता थे उनको ही उन्होंने रूपनारायण कहा था। उनके आश्रयदाता कौन थे? उनके आश्रयदाता थे राजा शिव सिंह और उनकी पत्नी लक्ष्मा देवी, ठीक है, जिनको लक्ष्मी का भी दिया है। मैथिल कोकिल किसे कहा गया है? पहला दिया है कबीर, दूसरा प्रेमचंद, तीसरा विद्यापति, चौथा उपरोक्त सभी। मैथिल कोकिल विद्यापति। अगला, विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि किसने प्रदान की? याद रखिएगा, जिस तरह से आप मैथिल कोकिल याद रखते हैं उसी तरह से अभिनव जयदेव भी याद रखिए। विद्यापति जी को अभिनव जयदेव भी कहा जाता है और अभिनव जयदेव उनको किसी ने उपाधि दी थी। मैथिल कोकिल तो उनका कंठ इतना सुरीला था, जब वे अपने पदों को दरबार में सुनाते थे तो वाह वाह वाह, इतने कर्णप्रिय लगते थे कि सब ने उनको कोकिल जैसा कहा, कोयल जैसा। तो मैथिल कोकिल। अब अभिनव जयदेव भी उन्हें कहा है। किसने कहा उनको? पहला दिया है राजा शिव सिंह ने ही, और हरि सिंह ने, तीसरा राजा सुर सिंह ने, या इनमें से कोई नहीं? हैं तो इन्हीं में से। अभिनव जयदेव
कहा था उन्हें राजा शिव सिंह ने उपाधि दी थी, क्योंकि राजा शिव सिंह ही कवि विद्यापति जी के आश्रयदाता थे। उन्हीं के दरबार में विद्यापति जी अपने जो पदावली है वो प्रस्तुत किया करते थे और इतने सुंदर तरीके से गाकर अपने पदों को सुनाते थे कि संपूर्ण जो सभासद रहते थे लोग वो सुनकर मुग्ध हो जाते थे। अभिनव जयदेव। राजा शिव सिंह किसके बाल सखा थे? बहुत बढ़िया। राजा जो शिव सिंह थे, जो विद्यापति जी के आश्रयदाता थे, वे किसके बाल सखा थे? बाल सखा मतलब बचपन के दोस्त। किसके थे? पहला दिया है बिहारी के, दूसरा दिया है कबीर के, तीसरा दिया है विद्यापति के, चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। बताइए, राजा शिव सिंह किसके बाल सखा थे? बिहारी के, कबीर के, विद्यापति के? किसके बाल सखा? तो विद्यापति के, तभी तो वो राजा बने, उनको उन्होंने दरबारी कवि बना लिया। विद्यापति किस कालखंड के कवि हैं? कौन से काल के माने जाते हैं? बताइए। पहला दिया है आदिकाल, दूसरा दिया है रीतिकाल, तीसरा दिया है भक्ति काल, चौथा दिया है कोई नहीं। आदिकाल जिसमें वीर गाथा काल भी जुड़ा रहता है, आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहते हैं। रीतिकाल, फिर भक्ति काल। तो विद्यापति किस काल के कवि माने जाते हैं? रीतिकाल प्रमुख। अच्छे से सोच समझ लीजिए, क्योंकि इसमें कालों में बच्चे थोड़ा सा गड़बड़ घोटाला कर देते हैं। विद्यापति आदिकाल के कवि माने जाते हैं, याद रखिए और हमेशा अपने मस्तिष्क में बसाकर रखिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने सुना, समझा और जाना। तो जब हम बड़े ध्यान से किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियरली सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उससे संबंधित हर एक प्रश्न का जवाब भी हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ या पूरे विश्वास के साथ देते हैं। यही किया है आपने, तो इसी तरह से आपको बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय। थैंक यू सो मच।